जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है मेरी सबको? जी उजैर, आपकी आवाज आ रही है। जी मुझे लगता है पार्टिसिपेंट जी हमारे काफ़ी बिजी। अब्दुल करीम, आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं समझ आ रही, पता नहीं क्या इशू है। आप काइंडली जो बात कहना चाह रहे हैं आप मैसेज कर दें। सर, आपकी आवाज क्लियर है। अच्छा अच्छा, ठीक है। हमारे पार्टिसिपेंट जो हैं बिल्कुल ही कम हो गए हैं। या तो बिजी शेड्यूल है उनका, या तो फिर हमारी मीटिंग काफ़ी लेंदी हो गई है। ये हमारे एक न्यू मेंबर आए हैं वीवो के नाम से, प्लीज़ आप अपना इंट्रोडक्शन दें। आ रहे हैं कुछ, चलें 5 मिनट्स हम वेट कर लेते हैं। तो जितने भी हमारे पास आ गए कैंडिडेट्स, तो फिर हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे इसको। वैसे अब्दुल करीम, आप बताएं मॉर्निंग में अगर रखा जाए तो कौन सा टाइम बेहतर होता? सर, मॉर्निंग में 10 to 12 या फिर 10 to 1 ओके होगा, अगर मॉर्निंग सबके लिए फिजिबल हो। हम्म, या इवनिंग में, या जैसे भी सबका मशवरा हो। ठीक। मैडम आप क्या कहेंगी, सादिया? कल की मॉर्निंग की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि आज हमने जैसे रख लिया है, अपकमिंग हम्म। जब हम रखना चाहें तो कौन सा टाइम जो है, वैसे तो ये ग्रुप में डिस्कशन करनी थी, बट क्योंकि हम्म। अभी हमारे कैंडिडेट्स का हम वेट कर रहे हैं तो मैंने कहा चलें थोड़ी। आई थिंक सुबह 11 से 1 बजे का टाइम बेस्ट है, तो लेकिन आज वीकेंड है, तो फिर अगर आप मॉर्निंग में भी रखते हैं तो उससे भी होता है कि कुछ लोग लेट उठते हैं, या फिर इसलिए फिर ये कि 11 से 1 जो है वो बेस्ट टाइम रहेगा। लेकिन एटलीस्ट इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, तो वो हम ग्रुप में सेंड कर देंगे, तो वो इसको भी फ्री होके देख हाँ सकते हैं, ये भी एक अच्छा रहेगा। बिल्कुल। असल में ठीक कह रहे हैं आप, रिकॉर्डिंग वाला जो है हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन है। और दूसरा ये है कि थोड़ी हमारी मैनेजमेंट डिसमैनेजमेंट हुई है रात, तो इस वजह से भी चीज़ें उस तरह फ्लो में नहीं चल पाएंगे शायद। एनीवेज, इंशाल्लाह। तो असल में ये ऑनलाइन जो है ना, ये इतना डिटेल में चीज़ें फिर थोड़ा, मुझे नहीं लगता कि, थोड़ा बोरियत से हो जाती है इंसान को। तो ऐसा कोई इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं नहीं कि बंदा जो है थोड़ा एंटरटेन हो या थोड़ा गेम प्ले। तो जिसमें ज़्यादा पेशेंस हैं तो वही इन चीज़ों को कर सकते हैं। तो चलें, तो हम स्टार्ट लेते हैं इंशाल्लाह। हम कहाँ थे? स्केटर डायग्राम पे थे। स्केटर डायग्राम की थोड़ी हमने अंडरस्टैंडिंग बनाई थी कि किस किस सिचुएशन में हम इसको यूज़ करते हैं, और रियल वर्ल्ड की थोड़ी एप्लीकेशंस मैंने आपको बताई थी। तो उसके बाद हम इसकी एग्जांपल पे आते हैं कि हाउ डज द स्केटर प्लॉट शो द रिलेशनशिप बिटवीन एज एंड इजेक्शन फ्रैक्शन अमंग कार्डियक सर्जरी पेशेंट्स इन 2024। अब देखें यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं। कार्डिक सर्जरी के जो पेशेंट्स हैं ये 426, जो उनकी एक तो एज है, और इजेक्शन फ्रैक्शन होता है एक, जब उनके ऑपरेशन करते हैं ना एक, तो उनके आपस में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव डेटा आ गया, और अब इनका रिलेशन हम देखना चाह रहे हैं। तो हम जो है इनके जब रिलेशन की बात करते हैं, तब हम वो स्कैटर प्लॉट के थ्रू हम उसको देख सकते हैं। एक मिनट, ये किसी का मैसेज आया कि लिंक ओपन नहीं हो रही। सर, नॉट ओपन मीटिंग। अच्छा। हम्म, तो यहाँ पे हमारे पास जो डेटा है, डेटा होगा वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। फिर हम ग्राफ्स पे जाएंगे, फिर हम लेगेसी डायलॉग्स पे जाएंगे, फिर वहाँ पे हमारे पास स्कैटर प्लॉट होगा,
और डॉट प्लॉट्स भी हैं, हम वहाँ पे सिंपल स्कैटर प्लॉट को हम रन करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो डेटा है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। डेटा, ये जो डेटा हमारे पास, ये का पेज ऑपरेशंस हैं, ये एज है हमारे पास, और ये उनका इंजेक्शन फ्रैक्शन है। ठीक है। अब हमने क्या कहा था, हमने ग्राफ पे जाना है, फिर हम लेगेसी डायलॉग पे आएंगे, फिर हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है स्कैटर प्लॉट। ये देखें, पहले हम ग्राफ पे आएंगे, उसके बाद हम लेगेसी डायलॉग पे जाके, ये सारे हमारे पास ग्राफ्स हैं जिसमें पाए, यहाँ से भी हम बना सकते हैं। तो हमारा भी कंसर्न जो है वो स्कैटर प्लॉट है। तो हम स्कैटर प्लॉट पर आएंगे। अब देखें, यहाँ पे मल्टीपल वे से हम स्कैटर प्लॉट ड्रा कर सकते हैं, बट अभी हमारे पास सिंपल जो हम बनाएंगे, सिंपल स्कैटर की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, तो उस पर हम सिंपल ही अभी हम सिंपल पे रहेंगे। तो हम सिंपल स्कैटर को सिलेक्ट करेंगे, डिफाइन करेंगे। अब हमें डिफाइन में हमें बताना है कि हमने कौन सा वेरिएबल हमें किस तरफ जाएगा। ठीक है। तो एक मिनट। अब हमारे पास यहाँ पे कौन से वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स हैं। एक मिनट, ये कोई कैंडिडेट है, करें शेयर लिंक करें, हमारे पास ओपन नहीं हो रही। एक मिनट, कौन सी शेयर। अच्छा, तो वहाँ पे थे हम, हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, हमने उनकी रिलेशन देखनी है कौन से में। एक एज फैक्टर है हमारे पास, और एक इजेक्शन फ्रैक्शन है। तो एज को हम यहाँ पे वाई एक्सिस पे लेकर आ जाते हैं, और इजेक्शन फ्रैक्शन को हम एक्स एक्सिस पे ले जाते हैं। ये तो आपको पता होगा कि जब हम रिग्रेशन की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास एक्स एक्सिस क्या शो करता है, और वाई एक्सिस हमें क्या शो कर रहा होता है, कि वाई हमारा डिपेंडेंट होता है और एक्स हमारा इंडिपेंडेंट होता है। तो जो भी वेरिएबल्स आपके होंगे, जो इंडिपेंडेंट होगा आपका वो हम एक्स में कर देंगे, और जो डिपेंडेंट होगा वो हम वाई पे कर देंगे। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास दो वेरिएबल्स थे, हमने इनको ड्रैग किया अपने एक्सिस पे। और मज़ीद हम देखेंगे, यहाँ पे आप इनके टाइटल्स भी दे सकते हैं अगर आप देना चाहें। ऑप्शंस पे हम देखेंगे तो कोई इस सच यहाँ पे चीज़ नहीं है जो हमें हमारे लिए अभी हमारे काम की हो। ठीक है, अब हम इसको ओके कर देंगे। ठीक है। जब हम इसको ओके किया तो आप देखें, यहाँ पे हमारा आउटपुट में हमारे पास स्कैटर प्लॉट आ गया। इट इज़ विजिबल फॉर ऑल। जी मैडम सादिया, प्लीज़ कंफर्म करें ये विजुलाइज हो रहा है आपको स्कैटर प्लॉट। जस्ट डेटा व्यू जो है वो शेयर हो रहा है, शो हो रहा है। अच्छा, ये आउटपुट शो नहीं हो रहा आपके पास। नहीं, आउटपुट नहीं शो हो रहा। अच्छा। अब देखें स्कैटर प्लॉट लेगेसी में हम आए, और हमारे पास ये स्कैटर प्लॉट आ गया। सिंपल में हम जाएंगे, ये शो हो रहा है आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जी, ये शो हो रहा है। हाँ ठीक है, अब शायद वो शो हो। ओके, हम करेंगे तो ये हमारे पास आउटपुट आ गई। अब हो रही है शो आउटपुट। जी, अब्दुल करीम। आउटपुट नहीं शो हो रहा। उजैर, आउटपुट नहीं शो हो रहा। अच्छा। सर आपकी डेटा वाली फाइल शो हो रही है, आउटपुट शो नहीं हो रहा। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, मैं समझ गया। आउटपुट को जो है ना सही हो गया, क्योंकि वो अलग से फाइल हो रही है, तो उसको अलग से जो है ना वो शेयर करना पड़ेगा। एक मिनट आप यहीं रहें, मैं आपसे आउटपुट वाली फाइल शेयर करता हूँ, देखें। शायद फिर आपके पास पहले भी नहीं हुई होंगी। देखें, जब हम उसको करेंगे ना, अब शो हो रहा है आउटपुट। जी, अब शो हो रहा है। हाँ, कुछ इस तरह का आउटपुट आएगा। वो जो हमारे पास वेरिएबल्स थे,
उनको जब हम वहां से स्टेप बाय स्टेप रन करेंगे स्कैटर प्लॉट, तो इस तरह का कुछ स्कैटर प्लॉट आएगा। ठीक है, तो वो पहले भी शायद आपको नहीं शो हो रहे थे, तो आप लोगों ने किसी ने बताया नहीं। बाकी सारे प्लॉट हमें शेयर हुए, जस्ट ये अभी स्कैटर प्लॉट जो है ये नहीं शो हो रहा, बाकी सारे हुए हैं जितने भी हमने बार चार्ट किए हैं सब कुछ। चलें, तो देखें इस तरह का ये आपके पास इसके ट्रिपल शो होगा। तो ये देखें हमारे पास दो वेरिएबल्स थे, एक एज का था और एक इजेक्शन फ्रैक्शन का था। इन दोनों के आपस में ये इसके ट्रिपल बना है जो कि इनकी रिलेशन बता रहा है। अब हम जाएंगे दोबारा स्लाइड्स पे, इसी ही आउटपुट को मैंने वहाँ पे रखा हुआ है, उसको हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या जो है इसकी डिस्कशन बनेगी और फिर इसकी क्या जो है इंटरप्रिटेशन बनेगी। तो देखें ये वाला इसका ट्रिपलोट आया। अब यहाँ पे ये जो लाइन आई है ये आप सेम उसी तरह जैसे मैंने आपको बताया था फर्दर ऑप्शंस में जाके आप इसकी ट्रेंड और इसकी जो ये देखेंगे इक्वेशन भी आ गई है, ये भी आप वहाँ से लेकर आ सकते हैं। ये आप पे है मजीद, आप जितना इसमें चीज़ें रिक्वायर्ड आप होंगी आप वो कर सकते हैं। तो ये हेडिंग भी आप वहाँ से दे सकते हैं। देखिए इसकी जो हेडिंग बनेगी ग्राफ की, वो स्कैटर प्लॉट किसका है, एज एंड इंजेक्शन फ्रैक्शन ऑफ कार्डियक सर्जरी पेशेंट्स ऑफ 2024। और ये इसका इसमें कोरिलेशन भी बता दिया है साथ साथ, और ये इसकी इक्वेशन भी इसने बता दी है, रिग्रेशन। ठीक है, और ये इसका ट्रेंड भी बता दिया है। ये था हमारा आउटपुट। अब इसकी हम डिस्कशन की बात करें कि स्कैटर प्लॉट किसके रिलेशन को शो करता है, एज एंड इंजेक्शन फ्रैक्शन को शो कर रहा है कार्डियक सर्जरी पेशेंट्स की 2024 में। और ये एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट ये करता है एज, और वाई एक्सिस हमारे पास इजेक्शन फ्रैक्शंस की वैल्यूज को शो करता है। ठीक है, ये थोड़ी इसकी मजीद इंफॉर्मेशन है कि ईच indication each point indicate a individual patient age and ejection fraction। हर एक पॉइंट जो है इन दोनों को मिला के प्रेजेंटेशन दे रहा है विद अ लीनियर ट्रेंड लाइन। भी बता रहा है हमें, क्या बता रहा है, ejection फ्रैक्शन डिक्रीज बाय 0.11 यूनिट्स पर एज। मतलब हर एक एज के आने पे जो एजेक्शन फ्रैक्शन है, मतलब जैसे जैसे एज बढ़ रही है तो एजेक्शन फ्रैक्शन वो कम होता हुआ हमें नजर आ रहा है। ये हमारे पे यहाँ पे ये ट्रेंड हमें बता रहा है। वो आप पे है ट्रेंड अगर देखना चाहें, अदरवाइज यहाँ पे ट्रेंड की जरूरत नहीं है। तो आर स्क्वायर जो हमें क्या बता रहा है, आर स्क्वायर भी हमें साथ दे देता है, वो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, स्कैटर प्लॉट के हद तक अगर ये दोनों और आप ना दें तो भी आपकी चीज़ को कंसिडर हो जाएगी। आर स्क्वायर वैल्यू जो है कोरिलेशन 0.018 इंडिकेट्स वेरी वीक रिलेशन है। मतलब ये दोनों जो हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं इनकी जो आपस में रिलेशन है वो बहुत ही वीक है। देखें ये हमें डॉट्स ही बता रहे हैं, अगर ये थोड़े करीब होते मिले जुले तो वो हमें बता रहा होता कि इनका आपस में रिलेशन है। तो इनका बहुत ही ज़्यादा वीक रिलेशन है। और डेटा पॉइंट्स आर वाइडली स्कैटर कंफर्मिंग वीक लीनियर रिलेशन कोरिलेशन। तो ये जो मेन जो है ना ये है इसकी इंटरप्रिटेशन। अगर बेशक ये भी दे देंगे ना, ये सारी रिजल्ट डिस्कशंस हैं और ये इसकी इंटरप्रिटेशन के लिए कि डेटा पॉइंट्स आर वाइडली स्कैटर्ड, मतलब द डेटा पॉइंट between the two considerable variables age friction ejection friction and age are widely scattered, therefore concerning a weak linear correlation। ठीक हो गया। कहने का मकसद ये था कि जो हमारे पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हों दो, उनके रिलेशन को देखने के लिए हम स्कैटर प्लॉट की तरफ मूव करेंगे। और जो स्कैटर प्लॉट बनेगा उसमें इस तरह की रिजल्ट डिस्कशन आप बता सकते हैं और साथ साथ उसकी सिंपली इस तरह से इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। अब हम लास्ट जो हमारे पास बॉक्स प्लॉट है उसकी तरफ मूव करते हैं। बॉक्स प्लॉट, बॉक्स प्लॉट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पे हम आते हैं। बॉक्स प्लॉट बेसिकली जो है इसको हम बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट भी कहते हैं। स्पेशली ये हमें तीन चीजें बता रहा होता है साथ साथ, कौन सी, एक टेंडेंसी बता रहा होता है, ठीक है, मीन मीडियन मोड जिसको हम कहते हैं, वेरिएबिलिटी भी बता रहा होता है। ठीक है, किस तरह से कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन और ये सारी चीजें इसकी पिक्चर भी देते हैं साथ साथ, और साथ साथ इसकी स्क्यूनेस और कर्टोसिस, ठीक है, ये शेप होते हैं, ये भी बता रहा होता है। मतलब बॉक्स प्लॉट को फिर स्टेटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको 5 नंबर समरी भी कहते हैं कि सेंट्रल पॉइंट भी बताता है, साथ साथ हमें ये जो इसकी एंड पॉइंट्स हैं वो भी बताता है, और इसकी फिर डिस्ट्रीब्यूशन का जो फ्लो है वो भी बता रहा होता है। तो ज़्यादातर जो है डेटा की नॉर्मेलिटी को देखने के लिए बॉक्स प्लॉट भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, आप मेडिकल फील्ड में हैं या जो जो भी रिसर्च के वर्किंग जब हम करते हैं तो हम डेटा की नॉर्मेलिटी को देखते हैं। उस वैसे तो बहुत सारे टेस्ट हैं वो हम यूज़ करते हैं डेटा को देख के, बट हम सिंपली अगर हमारे पास कोई डेटा आ गया है, हम जर्नल उसका आइडिया देखना चाह रहे होते हैं ना,
तो हम उसको सिंपली बॉक्स प्लॉट रन करते हैं, उससे हमें एक क्लियर पिक्चर मिल जाती है कि डेटा किस नेचर का है, ठीक है। उसका फ्लो किस तरफ जा रहा है, वो स्क्यूड है या नॉर्मल है, ठीक है, या उसमें आउटलेयर्स भी वो हमें बता देता है। मतलब एक अच्छी सी सिग्निफिकेंट पिक्चर हमें बॉक्स प्लॉट दे देता है। ठीक हो गया। फिर अगर हमें चीज़ें उसमें कुछ मिस होती हैं तो फिर हम फर्दर नॉर्मलिटी की टेस्ट में उसकी तरफ मूव करते हैं। ये कब यूज होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बॉक्स प्लॉट जो है क्वांटिटेटिव डेटा पे यूज होता है, ठीक है। और कंपैरिजन ऑफ कोर्स द डिफरेंट ग्रुप्स और आइडेंटिफाई आउटलियर्स को जब हम देखना चाह रहे होते हैं तब भी हम इसको यूज कर लेते हैं बॉक्स प्लॉट को। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस की तरफ हम जब आए तो मेडिकल में ब्लड प्रेशर लेवल्स की जब हम डिस्ट्रीब्यूशन और उसमें मजीद चीज़ें देखना चाहें तो बॉक्स प्लॉट तब यूज करते हैं। और बॉडी मास इंडेक्स या इस तरह के जो वेरिएबल्स हैं उसमें हम बॉक्स प्लॉट को रन करवा के उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। एग्जाम्पल, हाउ डज द बॉक्स प्लॉट कंपेयर द एज डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द डिफरेंट टाइप ऑफ कार्डिक सर्जरी। वही हमने ग्रुप वेरिएबल ले रहे हैं हम यहाँ पर कौन सा एज का। अब उस एज पे हम बॉक्स प्लॉट को रन करवाना चाह रहे हैं, उसकी हम पूरी समरी देखना चाह रहे हैं कि उसमें क्या जो है आउटलेयर्स हैं नहीं हैं, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बन रही है, उसकी डिस्पर्शन क्या है वेरिएबल्स के अंदर, वैल्यूज की उसकी जो है। तो ये सारी उसकी पिक्चर देखने के लिए हम बॉक्स प्लॉट्स पे रन करेंगे। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या होगा इसका, ये होगा कि जब हम डेटा लेंगे, ग्राफ पे आएंगे, फिर लेगेसी पे जाएंगे, बॉक्स प्लॉट पे आ जाएंगे, सिंपल बॉक्स प्लॉट को सेलेक्ट करके हम उसको ओके करेंगे तो हमारे पास बॉक्स प्लॉट आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक मिनट बॉक्स प्लॉट की जो फाइल है वो अ, जो है ओपन कर लेता हूँ। एक मिनट, डेटा ये मैंने आपके पास शेयर किया हुआ है डेटा ग्रुप में ना, बेशक आप इसकी खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये फाइल हमारे पास डेटा की ओपन हो चुकी है। ये हमारे पास डेटा आ गया, इसमें हमें फिलहाल अभी कंसंट्रेशन जो है वो एज पर है, ठीक है। तो हम ग्राफ पे आ गए, फिर लेगेसी पे आएंगे हम लोग। लेगेसी पे जाने के बाद हमने स्केटर प्लॉट, हमने बॉक्स प्लॉट पे आना ही है, बॉक्स प्लॉट। हम सिंपल पे आते हैं अभी फिलहाल, बॉक्स प्लॉट सिंपल सेलेक्ट करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे। हमने जो है एज पे भी फिलहाल फोकस है तो एज का वेरिएबल हमने लिया। ऑप्शंस में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे पास अभी हमें नीड हो। हम्म, तो नीड हो वेरिएबल हमने ये ले लिया। और एक मिनट, ऑपरेशन, अच्छा, ऑपरेशंस के अगेंस्ट हम देखना चाह रहे थे, ठीक है। एक्स एक्सिस में हम ऑपरेशंस को रख देते हैं। तो इसको जब हम रन करते हैं तो हमारे पास बॉक्स प्लॉट कुछ इस तरह का बनेगा। ये आउटपुट शो हो रही है अब आपके पास? जी शो हो रही है। अच्छा, तो ये देखें, ये बॉक्स प्लॉट शो हो गया हमारे पास। एज वर्सेस मतलब टोटल ऑपरेशंस में एज वाइज हम डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाह रहे हैं कि वैसे इंडिविजुअल भी आ जाना चाहिए था बट उसने नहीं लिया। खैर, हम ऑपरेशन वाइज एज डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं कि आरोटिक में ओवरऑल एज वाइज ये डिस्ट्रीब्यूशन बन रही है, केपिच में ये बन रही है। देखिए केपिच में एक आउटलियर आ गया, ठीक है। अदर्स में ये डिस्ट्रीब्यूशन बन रही है, वेल्स में ये डिस्ट्रीब्यूशन, ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन है मगर उन्होंने चारों को मिला के दे दिया है। तो उसकी प्रेजेंटेशन उन्होंने इस तरह से बना के दे दी है जैसे कोई इंजेक्शन लग रही है। तो खैर ये पूरी एक डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब इसमें मैं थोड़ा आपको बता दूं कि अब कैबिज पे आते हैं ना, तो ये जो फर्स्ट वाली लाइन और लास्ट वाली लाइन ये आउटलेयर्स होते हैं, ठीक है। ये हमें रेंज बताते हैं, ये एंड पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट, ठीक है। ये इसके स्प्रेड हो जाता है इसका, ठीक है, डिस्पर्शन के लिए। ये सेंटर वाली पॉइंट जो है ये मीडियान होती है, ये हमें मीन कह लें, दूसरे लफ्जों में एवरेज बताता है। और ये जो दो पॉइंट होते हैं ये इसके क्वार्टाइल होते हैं। इसको देख के हम देख लेते हैं कि डेटा पूरा पूरा सेंटर में है या कहीं ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन अगर सेम होते हैं तो हम अंदाजा लगा लेते हैं कि डेटा हमारा नॉर्मल है, ठीक है। तो ज़्यादातर ये डेटा हमारा नॉर्मल की तरफ ही लग रहा है। जैसे कि हम इसको देखेंगे थोड़ा स्क्यूड है, ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव स्क्यूड है, ये नेगेटिव स्क्यूड है, ये नॉर्मल नहीं है, ये डेटा थोड़ा नॉर्मल है। तो एक हमें अंदाजा पता चल जाता है, फिर हम क्विकली उस पे आगे टेस्ट रन करने लग जाते हैं। अब इसी डेटा की हम इंटरप्रिटेशन पे आते हैं।
यही डेटा मैंने वहाँ पे स्लाइड में दिया हुआ है। अभी हम स्लाइड पे आ जाते हैं। ये देखिए डेटा है आपका, ये सेम आउटपुट जो हमारा आया था बॉक्स प्लॉट का, वो यहाँ पे हमारा आ गया है। अब हम इसके रिजल्ट और डिस्कशन की तरफ मूव करेंगे। तो ईच बॉक्स प्लॉट शो द एज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ईच सर्जरी टाइप, हाईलाइटिंग मीडियन क्वार्टाइल आउटलियर्स। ये हमने सिंपल हेडिंग दी है आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब अरोटिक सर्जरी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें यहाँ पे फिगर्स नहीं दी हैं, बट वहाँ पे फिगर्स का ऑप्शन है, जिसमें आपको लेबलिंग बताई थी, तो थोड़ा यहाँ पे वो बिल्कुल छोटे थे, तो मैंने इनको कैबेज मीडियान, कैबेज का जो मीडियान है वो 60 ईयर पे बता रहा है, और उसकी जो कंसंट्रेशन है ना ज़्यादातर वो 50 to 70 है, और नोटेबल आउटलियर इसका 26 आ रहा है। ये देखें, ये सेंटर पॉइंट बता रहा है कि ये 60 एज है इसकी, यहाँ पे शो नहीं हो रही, मतलब 60 एज है इसकी, अगर आप यहाँ से भी देख सकते हैं। और इसकी जो ज़्यादातर वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, जो हमने बात कही थी पहले, वो 50 to 70 पे आ रही हैं, और इसके अंदर एक आउटलियर है जो हमें बता रहा है। ठीक है, मतलब एक ही डेटा तीनों चीज़ें बता रहा है हमें, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन का हमें आइडिया दे रहा है पूरी पिक्चर का, सिर्फ केबीज की अगर हम बात करें। इसी तरह अदर्स में भी ये बता रहा है, वेल्स में भी ये सारी कहानी है हमें बता रहा है। अब इसकी इंटरप्रिटेशन पे आते हैं कि मोस्ट सर्जरीज आर परफॉर्म ऑन मिडिल एज, द टू एल्डरली पेशेंट्स, मतलब बता रहा है कि ज़्यादातर जो मतलब ऑपरेशंस हुई हैं वो मिडिल एज पे ही हुई हैं। अरोटिक सर्जरी आर द फोर स्लाइटली यंगर पेशेंट्स, मतलब कह रहा है कि जो अडल्ट ये अरोटिक है ना, अरोटिक, इस पे अगर हम देखें तो इसमें जो है ना हमें बता रहा है कि ज़्यादातर यंगर्स, मतलब यंगर्स में हुई हैं। ठीक है, देखें, यंगर्स में ज़्यादातर पेशेंट्स हुई हैं, वाइल केबेज एंड वेल्फ जो हैं उसमें ओल्डर में हुई हैं। अगर हम इन दोनों में देखें तो इनमें थोड़ा अगर देखें तो ये वाला पोर्शन एज कम्पेयर टू इसके ज़्यादा है, तो उसमें ऑर्डर्स में हुई हैं। बाकी अदर्स की अगर हम बात करें तो वाइड एज रेंज एंड द केबेज आउटलियर सजेस्ट अ अनयूजुअल केस, और केबेज में हमें एक आउटलियर बता रहा है। कहने का मकसद ये था कि ये हमें एक पूरी डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन बताने के लिए हेल्प आउट होता है बॉक्स प्लॉट। तो हम इसकी एक नॉर्मलिटी देख लेते हैं, ठीक है। आउटलेयर होता है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें टेस्ट रन नहीं करेंगे, अब इसमें हम पहले आउटलेयर को ख़त्म करेंगे, ठीक है। जो हमारे पास डेटा, पहले हम डेटा पे वर्किंग करने के लिए हमें डेटा को नॉर्मलाइज करना होगा, फिर उस पर कोई हम सिग्निफिकेंट टेस्ट लगा सकेंगे। तो ये देखें, ये चीज़ आउटलेयर हमें बॉक्स प्लॉट हमें एक क्लियर पिक्चर दे देता है हर हिसाब से। डेटा एक्सक्यूट होता है तो वो टेस्ट नॉन पैरामीट्रिक की तरफ चली जाएंगी, मतलब नॉन नॉर्मल होगा ना वो। नॉर्मल, अब ये डेटा नॉर्मल है बट इसमें एक आउटलेयर है, तो हम डेटा को आउटलेयर को डिटेक्ट करेंगे, फिर हम डेटा, मतलब इस तरह से हम एक डेटा की, तो क्वांटिटी डेटा की क्लियर पिक्चर देख सकते हैं बॉक्स प्लॉट से। तो यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, आगे मूव करते हैं हम लोग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ये ग्राफिकल का जो पार्ट था उसमें मैंने 5 ही ग्राफ दिए हैं जो मेन हैं, जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं, ठीक है। उन पे हमने डेटा लिया, उन पे हमने स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंडिंग बनाई, उस पे हमने हमने जो मैंने जो प्रोसीजर रखा जो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना सके, वो इस तरह से कि डेफिनेशन पे हम आए, उसकी यूसेज पे हम आए, उसके रियल लाइफ एग्जांपल सीखे हमने, फिर उस पे हमने एक एग्जांपल बनाया और रियल लाइफ डेटा को लेके, और उसके बाद हमने स्टेप बाय स्टेप उस पर वर्किंग की। देन उसके बाद हम लोग ने उसकी आउटपुट को डिस्कस किया, आउटपुट में भी फर्दर जो फंक्शंस थे उनको हमने थोड़ा एक्सप्लोर किया। उसके बाद उसकी रिजल्ट एंड डिस्कशंस को हमने देखा, और उसके बाद उसकी इंटरप्रिटेशन। यकीन जाने कि जब आप एमफिल या कोई भी रिपोर्ट या कोई थीसिस बनाते हैं, उसमें ये सारा जो है ना, सारा ये चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपको एक एक टॉपिक पे बताई हैं, स्टेप बाय स्टेप बताई हैं, ठीक है ना, कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, आपको वो मेथड भी आ जाए करने का, और उसके रिजल्ट्स भी आपको पता चले किस तरह के आएंगे, और उसको इंटरप्रेट डिस्कशन किस तरह से होगी, उसकी इंटरप्रिटेशन किस तरह से होगी। ये एक ओवरव्यू है आपके लिए, बाकी मज़ीद डिटेल में आप चीज़ें इसको रीड आउट कर सकते हैं, इस पर आप मज़ीद डिटेल में जाके अपनी अच्छी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं, फिर अपनी रिपोर्ट्स चाहे बेशक रिसर्च प्रपोजल हो, पेपर्स हों,
या आपकी थीसिस हो, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बड़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। जी अब्दुल करीम, कुछ समझ आ रहा है आपको? जी जी सर, बिल्कुल समझ आ रहा है। जी मैडम सादिया, आपको भी कुछ चीज़ें आ रही हैं समझ? मेरे लिए तो ये बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है माशाल्लाह, इतना जबरदस्त सेशन है ये। और उजैर, आपको जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए वो कम है। स्टार्टिंग से बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि हम भी बिल्कुल बिगनर्स ही हैं, जो ये चीजें दोबारा से रिवाइज हो रही हैं। हम्म। और माशाल्लाह बहुत जबरदस्त जा रहा है। बस मैडम थैंक यू आप लोगों का। बस मकसद ही हमारा यही था कि चीज़ों को, जो जो नॉलेज है उसको, इंसान जो है ना, कहते हैं कि हमारे टीचर थे, वो कहा करते थे कि आप जो है ना देने वाले बन जाएं, आना खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएगा। तो उसमें सब चीज़ें आ जाती हैं, सिर्फ जो है फाइनेंशियल मैटर्स नहीं है। आपकी अच्छी नेक नियति है या नॉलेज है, तो हमने इसी स्टेप को ये सोच रखी है, स्टार्टअप लिया क्योंकि वो मैडम हमारे साथ है, मैं भी, क्योंकि हम भी कंप्लीट इंसान कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ये लर्निंग है और इंशाल्लाह सीखता है इंसान और आगे बढ़ता है। तो इंशाल्लाह आप लोगों की सपोर्ट इस तरह से रही तो चीज़ें मिलजुल के एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना के हम इनको मज़ीद एक अच्छी वे में हम इनको मज़ीद इंशाल्लाह परफॉर्म कर सकेंगे। तो अब हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स की तरफ आते हैं, जो हमारा फोर्थ पार्ट है, ठीक है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे ये 8 टॉपिक्स, ठीक हो गया। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिस्कस करेंगे ग्रुप डेटा पे, और परसेंटेज पे, परसेंटाइल होता है वो डिस्कस करेंगे। टेंडेंसी पे आ जाएंगे, डिस्पर्शंस को डिस्कस करेंगे, मेजर्स ऑफ शेप्स को डिस्कस करेंगे, कोरिलेशन, रिग्रेशन एनालिसिस को डिस्कस करेंगे, और फिर लॉजिस्टिक को हम डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम वन बाय वन उसी मेथड पे, उसी जो, जैसे हम पहले में ग्राफ्स को डिस्कस किया, उसी वे में हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। तो पहले हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे आ जाते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, बेसिकली डेफिनेशन पे हम आते हैं तो वो क्या है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ ऑफन ईच वैल्यूज अकर इन द डेटा सेट। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें बेसिकली बताती है कि हाउ अकर, मतलब कि डेटा की अकरेंस पर वैल्यू के लिए या पर रेंज के लिए कितनी बनी है, वो उस चीज़ को देखने के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को जो है ना वो डिस्कस करते हैं, या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूज होता है। ठीक है, अब इसके यूज की बात करें कौन से डेटा पे। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्वांटिटेटिव डेटा पे भी यूज हो सकता है, और कैटेगरिकल डेटा, बोथ डेटा पे हम लोग ये यूज करते हैं। कैटेगरिकल डेटा की हम बात करें तो ज़्यादातर जैसे सर्वेज होते हैं, वहाँ पे भी हम ये लिकर्ट स्केल वगैरह यूज करते हैं, तो वहाँ पे भी हम फ्रीक्वेंसीज बनाते हैं, सॉरी। और क्वांटिटेटिव डेटा की बात करें, न्यूमेरिकल डेटा, तो हम टेस्ट स्कोर या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, रेंजेस, उन पे भी हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं, मतलब दोनों डेटा पे हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। अब रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन इसकी मेडिकल को टच करते हुए, क्योंकि हमारा जो थीम था वही था, तो इस वजह से हम इसके टॉपिक्स ले रहे हैं। इसकी जो है वो एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है कि जैसे ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल लेवल, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन को देख सकते हैं के लिए, यूज़ करने के लिए हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। अब हम एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है और बड़ी काम की और एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। ये ज़्यादातर मुझे नहीं लगता कि पहले कहीं डिस्कशन हो चुकी हो, तो थोड़ी ट्रिकी है बट काफ़ी अच्छी है। तो अब क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में होता ये है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में 3 तरह की डिस्ट्रीब्यूशन बनती हैं, ये एक डिटेल है बट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। एक इंडिविजुअल बनती है डिस्ट्रीब्यूशन, एक डिस्क्रीट में बनती है, एक कंटिन्यूस में बनती है, ठीक है। तो अब जब कंटिन्यूस में जब बनती है तो वो ग्रुप की तरफ चली जाती है, हम रेंजेस बना देते हैं कि आया 10 से 20 तक इतने बंदे थे। अगर हम इंडिविजुअल पे आते हैं तो हम बताते हैं कि 50 एज वाले बंदे इतने थे, 60 एज वाले इतने थे। अगर हमें इस तरह बताना हो कि 10 से 20 के अंदर इतने बंदे थे, तो उसके लिए जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है एसपीएसएस पे, वो थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है, मतलब थोड़ा उसके हटके है, ठीक है। उसको आप थोड़ा अंडरस्टैंड कीजिएगा, वो बड़ी काम की चीज़ है आप लोगों के लिए। सिंपली जो फ्रीक्वेंसी बनती है वो तो सिंपली बनेगी कि हम डिस्क्रिप्टिव पे जाएंगे, फ्रीक्वेंसीज को सिलेक्ट करेंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी, ठीक है। बाकी अगर हम जब इसमें आएंगे, डेटा, हम ग्रुप डेटा पे आते हैं, ठीक, सिंपली तो हमने बता
जब हमने वो बनाया था पाई चार्ट या बार चार्ट, तब भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई थी। तो वो वहाँ पे हमारा हो गया था। अब यहाँ पे जो मेरा कंसर्न होगा वो ग्रुप पे होगा, वो थोड़ा आपके लिए एक अच्छी चीज़ होगी। अब हम एग्जाम्पल पे आते हैं, तो कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एज ऑफ 426 कार्डियक सर्जरी पेशेंट्स की। हम एज की जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब हम डेटा पे आते हैं। डेटा पे हम आ गए, ये डेटा है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एज जो है वो कंसर्न है, इसकी हमने डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। तो अब देखेंगे ना आप लोग, इसके हमने डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो कोर मेन मकसद होता है वो ये होता है कि रॉ डेटा को ग्रुप डेटा में करना। अब हमने डेटा की अंडरस्टैंडिंग बनानी है। अब फॉर एग्जांपल इस डेटा की हमें अंडरस्टैंडिंग बनानी है, हम कैसे बनाएंगे? हर एक वैल्यू अलग है, और 400 तकरीबन 450 वैल्यूज हैं, तो हम कोई पिक्चर नहीं से ले नहीं पा रहे। तो हम क्या करते हैं, ये रॉ डेटा है, इसको हम ग्रुप में लेकर आते हैं। मजीद अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए रॉ डेटा को ग्रुप में लेकर आ जाता है कि हम बहुत सारी हजार वैल्यूज को पांच वैल्यू, पांच टेबल या पांच उसके समरी में बता दें, उसकी पिक्चर बना के हम उसको एक स्टोरी बना दें, ठीक है। तो रॉ डेटा को ग्रुप डेटा में करने के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूज होती है। तो अब इसका प्रोसीजर अगर हम देखें, अ, एक मिनट में पहले प्रोसीजर आपको बताऊंगा, फिर हम डेटा पे वर्किंग स्टार्ट करेंगे। बेशक आप लिखना चाहें तो इसको लिख लें प्रोसीजर को, और मे बी मुझे आप देखें, इसमें ये हमें बताता है कि पहले आपने डेटा को ट्रांसफॉर्म करना होगा। ट्रांसफॉर्म में हम जाएंगे, क्योंकि डायरेक्टली वो ग्रुप डेटा को नहीं बनाता, तो पहले हम डेटा को ट्रांसफॉर्म करेंगे। डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है, फिर विजुअल बिन आ जाएगा आपके पास। उस पे आपने सिलेक्टेड वेरिएबल टू वेरिएबल बिन आएगा, ठीक है। मतलब वेरिएबल बिन बन जाएगा आपका। उस पे आपने वेरिएबल का बेशक नाम दे दें, ऑटो आ जाता है ना, नहीं तो आप लोग उसको नाम दे सकते हैं। फिर विजुअल बाइंडिंग के ऑप्शन में एड नेम, ये सेम ऊपर वाली बात आ रही है। फिर एक्सक्लूजन का पार्ट आएगा, उस पे आप पॉइंट कट लगा सकते हैं कि कहाँ से लेके कहाँ तक आप उसको कट लगाना चाह रहे हैं। मतलब कहाँ से लेके कहाँ तक उसकी रेंज आप डिफाइन करना चाह रहे हैं, जो कि नंबर ऑफ पॉइंट्स विड्थ आ जाएगी वहाँ पे। फिर आप उसको अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद उसके आप लेबलिंग दे देंगे। फिर उसकी रेंज सेलेक्ट हो जाएगी, आप उसको ओके करेंगे तो वो एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप में बता देगा, ठीक है। अब इसी को ही हम वहाँ पे रन करते हैं। तो आप लोग मुझे साथ साथ इसमें हेल्प आउट कीजिएगा। ये डेटा शो हो रहा है आप लोगों को? जी, डाटा शो हो रहा है। ठीक है। तो हमने पहले, क्योंकि डायरेक्टली इस पे हम ग्रुप नहीं बना सकते, इस तरह का कोई मेथड नहीं है, तो डेटा को हमें ट्रांसफॉर्म करना होता है। हम ट्रांसफॉर्म में आएंगे, ट्रांसफॉर्म में आके हम विजुअल बाइंडिंग में आ जाएंगे। आगे हमने क्या करना है, एज, एज पे हमें ग्रुप बनाना है। तो एज को हम सेलेक्ट करेंगे, वो विजुअल वेरिएबल्स टू बिन में आ जाएगा। इसको हम कंटिन्यू करेंगे तो कुछ इस तरह का ओपन हो जाएगा विजुअल बाइंडिंग। यहाँ पे भी इसने ऑटो पे इसका नेम दे दिया है, बल्कि हम इसका नाम ले लेते हैं यहाँ पे, एज, 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 एज एट, इसको हम नाम दे देते हैं। हमने यहाँ इसको एट, एज एट दे दिया। फिर इसके बाद हम आएंगे, ये मार्कअप पॉइंट्स पे आएंगे। मार्कअप पॉइंट में हम इसका फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, हम इसका फर्स्ट पॉइंट वन सेलेक्ट कर देते हैं। इसका जो नंबर ऑफ कट्स हम दे दें, नंबर ऑफ कट्स मतलब कि कितनी रेंज होनी चाहिए, हम उसको 9 कर देते हैं, ठीक है। तो ये खुद ही विड्थ इसकी सिलेक्ट कर लेता है, और लास्ट पॉइंट भी बता देता है कि लास्ट पॉइंट जो है मैक्सिमम इसकी ये बनेगी। बेसिकली ग्रुपिंग करने के लिए ये आप अपने एंड पे दे सकते हैं, आपकी जितनी विड्थ आप देना चाहें, ठीक है ना। तो ये आपके एंड पे आप अपनी जो है डेटा की सिचुएशन को देख के उसकी विड्थ सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ग्रुपिंग करने के लिए ये हमने यहाँ पे ग्रुपिंग बनाई, इसकी विड्थ जो है तकरीबन 9 बताना चाह रहा है। अगर 10 भी आप कर सकते हैं, फिर आपको थोड़ी कट पॉइंट्स थोड़ा आगे पीछे करने पड़ेंगे। ये आपने यहाँ पे सिलेक्शन करनी है। उसके बाद हम आते हैं लेबलिंग की तरफ। तो आप लेबल को सिलेक्ट करेंगे ना, तो ये देखेंगे पहले इंडिविजुअल सीरीज थी, ये लेबलिंग बना देगा कि 2 से लेके 10 तक, 11 से लेके 19 तक, 20 से लेके, इस तरह से ये ग्रुपिंग बना देगा, ठीक है। तो हम इसको ओके करेंगे।
बाइंडिंग स्पेसिफिकेशन वेरिएबल क्रिएट वन वेरिएबल एक क्रिएट कर देगा। ये एक वेरिएबल क्रिएट कर देगा। अगर हम यहाँ पर देखें, ये आपको नजर आ रही है डेटा वाली शीट? अब्दुल करीम, ये डेटा आपको नजर आ रहा है? मैडम सादिया, यस सर। देखें ये जी यस। शो एट, हो रहा है। एज 8 आ गई हमारे पास। ठीक है ना, ये ट्रांसफॉर्म डेटा बन गया। ठीक हो गया। मतलब ग्रुप डेटा को बनाने के लिए, ग्रुप डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए हमने पहले इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। हमने पूरा ट्रांसफॉर्म किया, हमारे पास ये एक वेरिएबल बन गया। अब हम सिंपली इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। किस तरह से? हम जाएंगे एनालाइज पे, डिस्क्रिप्टिव पे, फ्रीक्वेंसीज पे हम आ जाएंगे, और एज 8 हमारे पास ये है वेरिएबल, इसकी तरफ हम आएंगे। और हमने क्या बनाना है इसका, हमने इसकी जो है फ्रीक्वेंसीज बनानी है। तो हमने किसी को भी नहीं छेड़ना, सिंपल फ्रीक्वेंसी टेबल यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, इसको हम ओके कर देंगे। तो ये देखें हमारे पास ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन गई। ठीक है, ये बता रहा है कि 11 से लेके 19 तक की जो एज है उनकी फ्रीक्वेंसी ये है, और ये रेंज वाइज सारी, और उसकी ये फ्रीक्वेंसीज बनी है। उसकी परसेंट ये है, उसकी वैलिड परसेंट ये है, और उसकी कम्युलेटिव परसेंटेज। अच्छा, आपके पास आउटपुट शो हो रहा है? नो सर। आउटपुट शो नहीं हो रहा? अच्छा, मैं आपको आउटपुट शो करता हूँ यहाँ पे। तो आप लोग बताएं मुझे कैसे पता चलेगा। अब हो रहा है शो आउटपुट? जी अब हो रहा है। अच्छा देखें, ये अब बन गया हमारे पास ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, 11 से लेके 19 तक फ्रीक्वेंसी ये आ रही है, उसकी परसेंट ये बनी है, उसकी वैलिड। और इसी तरह 65 से 70 के एज की जो डिस्ट्रीब्यूशन बनी है वो ये बनी है। ठीक है, मतलब ये एक थोड़ा ट्रिकी था, थोड़ा उसको जो इजी है, बट आप इसको एक दो मरतबा करेंगे मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सिंपली तो बन जाएगी। जब बाकी जो ग्रुप आप बनाएंगे थोड़ा उसका मेथड अलग है। ये इसकी आउटपुट आ गई। इसी आउटपुट को हम लेकर आ जाते हैं वहाँ पे, और इसकी हम इंटरप्रिटेशन बनाते हैं। हमारे पास 1 मिनट भी नहीं बचा पीछे, तो इसकी तो कम से कम हम कर लें। तो अब आपके पास स्लाइड शो हो रही है? जी मैडम सादिया, स्लाइड शो हो रही है आपके पास? जी हो रही है शो। अच्छा हो रही देखिए, ये वाला रिजल्ट आया हमारे पास 10 से 19 तक ये फ्रीक्वेंसी। तो अब यहाँ पे देखिए इंटरप्रिटेशन पे हम आते हैं। द फ्रीक्वेंसी जी सर, कॉलम, शो। जी फ्रीक्वेंसी कॉलम प्रोवाइड द काउंट ऑफ पेशेंट्स। ठीक है, ये काउंट्स ऑफ पेशेंट्स बता रही है फ्रीक्वेंसी। और परसेंटेज में क्या बता रहा है? प्रोपोर्शन ऑफ ईच एज वैल्यू रिलेट टू द टोटल।